हेलो डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन प्री बोर्ड एग्जाम्स का। और याद रखिएगा, आपके सारे विषय कंप्लीट करा दिए गए हैं। उनको आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। नीचे एक रिबन चल रही है, इस रिबन पे मैसेज जो लिखा हुआ है इसको फॉलो करिए, आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे फटाफट। ये पूरा का पूरा आपका ABCD वाला, बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन सारे देखेंगे, सही गलत मैचिंग के और बड़े बड़े क्वेश्चन जो हैं सब आंसर्स इस वीडियो में देखने वाले हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, सही विकल्पों का चयन करना है। तो पहला पूछा है आपसे 12 और 15 का HCF क्या होगा। तो सभी इसका 12 का LCM और 15 का LCM निकाल लोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा आपका 3 आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका वो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो रहा है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक होंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है और यही क्वेश्चन आगे जा करके आपको सॉल्व करने के लिए भी दिया हुआ है इसी क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ से आप उसका आंसर भी देख सकते हैं। इसका आंसर होगा -2 और -5। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपको इस इक्वेशन जो है x² 7x प्लस 10 दे रखा है, तो x² प्लस 7x प्लस 10 है। इसके हम बीच वाले के दो टुकड़े करेंगे, जोड़ने पे 7 प्राप्त हो। तो देखिए 5 और 2 7 वापस से मिल गया, और इनका गुणा करने से हमें 10 प्राप्त हो। ठीक है, तो गुणा करने में 5 गुणा 2 10 होता है, तो हमारा फैक्टर सही है। आगे इसमें कुछ नहीं है, इसीलिए 10 ही चाहिए। अगर इसके आगे कुछ होता तो 10 के साथ में उसको गुणा करते, आपको पता ही होगा, आपके टीचर ने सिखाया होगा। x² 5x प्लस 2x प्लस 10, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट खोल दिया। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये ब्रैकेट में x प्लस 5 बच जाएगा, इधर से कॉमन 2 आ जाएगा, इधर x प्लस 5 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास दो रूट आ गए, एक आ गया x प्लस 2 वाला और एक आ गया x प्लस 5 वाला। ठीक है, ये x और x ये प्लस 2 ये एक हो गया, और ये x5 दोनों तरफ है, x प्लस 5 ये एक रूट हो गया। अब इन दोनों में से एक एक को ले लेंगे, एक को जीरो करेंगे, तो x प्लस 5 को जीरो करते हैं, x प्लस 5 को, तो x बराबर -5 आएगा, और x प्लस 2 को जीरो करते हैं तो x बराबर -2 आएगा, क्योंकि x को यहीं छोड़ोगे और 2 को इधर ले जाओगे। यहाँ पे x को इधर ही रखोगे और 5 को इधर ले जाओगे, तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसके रूट आ रहे हैं -5 और -2 है। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें देखोगे कहीं पे भी आपको एक ही ऑप्शन सही है, -2 और -5 बी वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें मुझे रेखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 है, और a2 b2 और c2 बराबर 0 है। तो इसका एक अद्वितीय हल होने के लिए शर्त क्या होगी। तो शर्त होती है A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 को, यानी कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करना चाहिए, इस तरह से प्रतिच्छेद करना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, AP 10 7 4 खालिस्तान का 30वां पद आपको निकालना है। तो इसका आंसर जो आएगा -77 आएगा। ये कैसे आएगा -77, इसको भी हमने सॉल्व किया है ताकि आप लोगों को पता रहे कि आपके ऑप्शंस कैसे सॉल्व करने हैं, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो डायरेक्ट थोड़ी आंसर बता सकते हो जब तक आपको मेथड पता ना हो। तो AP दिया हुआ है 10 7 4, इसका ए हमें पता है 10 है, पहला पद जो है 10 है। कॉमन डिफरेंस यानी कि जो अंतर है, सार्वंतर, वो हम निकाल लेंगे। तो पिछले पद में से अगला पद घटा देते हैं, तो 7 में से 10 गया तो -3 आया। एन जो है इसमें दे रखा 30वां पद, तो एन बराबर 30 पद हो गया। ए एन का फॉर्मूला हमें पता है, A+n-1 इंटू डी होता है। तो A30 हमारे को एन की जगह 30 लिख देंगे। फॉर्मूले में जो जो चीज़ें हैं हमारे पास सब कुछ डाल देंगे, और डालने के बाद इसको जब सॉल्व करते हैं तो A30 बराबर आता है -77। तो हमारा जो उत्तर सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, -77। आगे जो क्वेश्चन है 5 नंबर, बिंदु ए बी दे रखे हैं, इसको मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। तो बहुत ईजी होता है, आपको क्या करना है, पहले एक को और यहाँ पे 3 को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ लिया तो आएगा 4, 4/2 करोगे तो आएगा 2। अब इसको आपको दूसरे वाले y वाले को 2 को और फिर 4 को जोड़ना है। तो 4 और 2 6, फिर से डिवाइड करोगे 2 से तो आएगा 3। यानी कि मध्य बिंदु निकालने के लिए x वाले निर्देशांक को जोड़ा जाता है, बटे में 2 कर दिया जाता है। इसी तरह y के निर्देशांक को जोड़ा जाता है और बटे में 2 कर दिया जाता है। 2 और 3 जो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है छठा, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो 24 सेंटीमीटर है, और Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये ज्ञात करनी है। तो हमारा जो वृत्त की त्रिज्या आएगी ये आ जाएगी 7। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन कोई है ऐसा, तो यस, बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है। अब देखिए यहाँ से ये Q है बिंदु, और बिंदु Q से एक स्पर्श रेखा ये खींची गई है। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पे दे रखी है लंबाई 24, तो इसकी लंबाई कितनी है 24। ठीक है, अब इसी बिंदु Q से केंद्र की दूरी जो 25 है, तो ये केंद्र है और इस Q की दूरी 25 है। ठीक है, तो ये भी हमने लिख दिया। अब ये बन गया त्रिभुज। अब त्रिभुज से हमें ये निकालना है, हमें पता होता है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम निकाल देंगे। तो निकालते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो आपको पता है कि ये ओ क्यू बराबर होता है हमारा पी क्यू
का स्क्वायर प्लस में आपका ओपी का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर जो हो जाएगा आपका 24 है पी क्यू, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा 576 और ओपी हमें पता नहीं है, ठीक है। और हमको ओ क्यू दे रखा है 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इधर उधर कर देंगे सबको, ओपी हमें निकालना है। तो 625 माइनस 576 49 आएगा, 49 का अंडर रूट करोगे 7 आएगा। तो ये हमारा आंसर था और यही हमने ऑप्शन यहाँ पे लगाया है, सॉल्व भी किया है ताकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, ऑप्शन नहीं देगा, तो आपको ये चीज़ निकालना आना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति में, तो यहाँ क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है। जो भी घटना घटित हो जाएगी, निश्चित की बात कर रहा है, निश्चित अगर लिखा हुआ है तो उसकी प्रायिकता हमेशा एक होती है। कोई भी निश्चित यानी कि सर्टेन इवेंट जो होता है उसकी प्रायिकता हमेशा एक होती है, ठीक है। इस एक से ज़्यादा कभी प्रायिकता किसी भी चीज़ की नहीं हो सकती, ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं है। अच्छा, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है। अभी अभी आपने देखा, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु जो है आपका, ये है स्पर्श बिंदु, इस टच कर रहा है, पी पॉइंट है ना, और इस बिंदु से जाने वाली रेखा केंद्र पर जो है लंब होती है, इस लाइन पे, ठीक है। तो लंब है, तो यही चीज़ इसमें पूछा गया है। इसके बाद में द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विविधकर का सूत्र जो है वो क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि आपको बार बार ये क्वेश्चन में कहीं कहीं पर भी पूछ सकता है। अभी इस पेपर में नहीं पूछा है, लेकिन कई क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। समीकरण 2x प्लस वाई बराबर के है। अगर हम x बराबर 2 रखें और y बराबर 1 रखें तो k का मान क्या होगा, तो x की जगह 2 रख दीजिए, तो 2 गुणा 2 4, और y बराबर 1 रख दीजिए, 4 प्लस 1 5, तो k का मान क्या आ गया 5। तो हमारे पास आंसर जो होगा 5 आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 8 के शून्यांकों का योग जो है आपको निकालना है। तो आपको शून्यांकों का योग जो निकालोगे, आपको अच्छी तरह से पता है शून्यांकों का योग क्या होता है। ये आपका होता है माइनस जो है b बटे a, ठीक है ना। ए का वैल्यू है यहाँ पर 1 और बी है आपके पास 4, तो माइनस का बी बटे ए कितना आएगा, -4, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। समांतर श्रेणी 12 7 2 -3 का सारवंतर, किसी भी पिछले पद में से अगला वाला पद घटाइए, -5 आपको सारवंतर मिलेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र बताना है, तो ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप चाहें तो इससे इस तरह से भी लिख सकते हैं, या पाई आर स्क्वायर को आप यहाँ पर गुणा करके सामने जहाँ होता है यहाँ पे लिख सकते हो, तो आपकी मर्जी है, फॉर्मूला यही होता है, ठीक है ना। आप इसको थीटा बटे 360 और इस वाले संख्या को गुणा वाले इसको पूरे को उठा करके आप यहाँ पे लिख दोगे गुणा करके, तो भी ऐसे ही आपकी बुक में जैसे मर्जी वैसे कर ले, ये भी आंसर, मतलब आपको लिखने का तरीका होना चाहिए। गुणा करोगे थीटा से तो वापिस इसके ऊपर ही लिख सकते हो, तो मैंने एक साथ लिख दिया, जगह कम थी। अगला जो क्वेश्चन है, सत्य असत्य आपको लिखना है। एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है जहां पर ए बी सी वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो बिल्कुल सही है, वास्तविक संख्याएं होती है, और जहां पर ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, सत्य वचन है ये, ठीक है। तो इसको ट्रू करेंगे आप। समीकरण x गुणा x प्लस 1 बराबर 0 के मूल 0 और -1 होंगे, बिल्कुल सही है। आप जो है यहाँ पर मूलों की प्रकृति को आप रख सकते हैं। अगर मान लीजिए x की जगह आप 0 रखते हैं तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसका x की जगह -1 रखते हैं तो भी आपका -1 ये 0 ही आ जाएगा। तो आपके दोनों ही मूल सही हैं, यानी कि 0 रखोगे तो भी आपको ये 0 मिलेगा, अगर -1 रखते हो x की जगह तो भी आपको 0 ही मिलेगा। तो आपका जो है ये वचन सही है। इसके बाद में नेक्स्ट है, त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों को के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो बिल्कुल ये तो आपकी थ्योरम ही है, तो सही है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दो बिंदुओं पे, यानी कि वृत्त जो है आपका, ये वृत्त हो गया, ठीक है, जैसे, और इस पे मैं मान लेता हूँ ये कोई छेद लाइन जा रही है और इसको दो बिंदुओं पे काट रही है, तो इसको छेदक रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पे टच करती है, छेदक रेखा दो बिंदुओं पे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपका जो है 3,0 और 0,4 के बीच की दूरी 5 इकाई होती है, तो बिल्कुल सही है। दूरी सूत्र यूज करोगे आप, आपको दूरी सूत्र मैं बता देता हूँ, आगे लिखा हुआ है मैंने दूरी सूत्र ये वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x1 और x2 की वैल्यू आपको दे रखी है इसमें, यहाँ पर देखिए x1 की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू 0 है, यहाँ पे y1 की वैल्यू 0 है और y2 की वैल्यू जो है 4 है। तो x1 और x2 की जगह इस फॉर्मूले में आप केवल रख दो उन जगह उनको, और इसका निकालोगे आंसर, तो आपको पास मिलेगा जो, वो मिलेगा 5 इकाई। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि जो है पाई आर स्क्वायर होती है, तो ये गलत है। त्रिज्या व आर वाले वृत्त की परिधि पूछा है, यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है,
ये क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। आपको परिधि बताना है, परिधि होता है 2 पाई आर, ठीक है? तो यहाँ पे अगर 2 पाई यहाँ पे से 2 हटा के आगे लगा देते तो ये हमारा परिधि का फॉर्मूला हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ये कथन हमारा असत्य है। सही जोड़ियाँ मिलानी है। कोस 60 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है। ये मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया है कि किसका मान कैसे निकालेंगे। कभी भी टेबल जो है 1 सेकंड में बना सकते हैं। उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट है, जहाँ पर सारे सॉल्यूशंस के वीडियो हैं आपके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, सबके आंसर जो है वहाँ पे मिलेंगे आपको। वहाँ पे देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पूरा वीडियो आपके बहुत काम के। इस चैनल पे अगर आप पढ़ते हैं तो 90% गारंटीड है, 90% स्कोर ला सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश के अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कराए जाते हैं जो बोर्ड में आने की पूरी संभावना रखते हैं। तो जितने पेपर्स में डाल रहा हूँ उनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो समझिए आप मुकद्दर के सिकंदर बनने वाले हैं, अगर आपकी मर्जी है तो। 1+tan² थीटा का मान जो है हम लिख सकते हैं sec² थीटा। अगला जो क्वेश्चन है, कोस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। सेक थीटा जो होता है 1/कोस थीटा लिखा जा सकता है। इसके बाद में आपका कोसेक 90 माइनस थीटा जो है सेक थीटा होता है। और इसके बाद में लास्ट जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, तो बात की बात है, ये जो फॉर्मूला होता है ये आपका जो होता है ये 1 के बराबर होता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये आंसर आ गया। तो इस तरह से ये मैचिंग करने थे, सारे मैंने कलर से मैच कर रखे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसकी परिमाप की गणना आपको करनी है। तो सबसे पहले आपको वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 154 सेंटीमीटर। हमें मतलब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि मैंने आपको बताया, और परिधि का होता है 2 पाई आर, ठीक है? तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया गया है तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा है 154। तो आर स्क्वायर यहीं छोड़ देंगे, पाई को उधर ले जाएंगे, काट पीट करेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है? अब हमें इसने इसने पूछा क्या है, परिमाप पूछा है। परिमाप मतलब क्या होता है आपका सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, अब परिधि निकालनी है तो 2 पाई आर होता है, आर की जगह पे 7 रखेंगे। 7 रखते ही आप जो 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणा 2 कितना 44 होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। बाकी आप यहाँ पे आर की जगह जो है 7 रखिए, और पाई का आपको पता ही है 22/7 होता है, 22/7 रखिए तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणा 2 बचेगा, 44 आ जाएगा। तो ये आपका वृत्त की जो परिधि है वो आ जाएगी, ठीक है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ध्यान रखना है कि आपके सारे क्वेश्चन पूरे बताऊंगा मैं, शांति से बने रहेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, x1 और y1 और x2 y2 के मध्य की दूरी क्या होगी? तो ये सूत्र आपको बताना है। तो ये दूरी सूत्र जो होता है, जब भी होता है कि आपका x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का फिर होल अंडर रूट, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट है, ऐसी दो आकृतियों जिनके आकार समान हो परंतु समान समान अमाप होना आवश्यक नहीं है, ऐसी आकृतियाँ जो हमारी समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, आर त्रिज्या के वृत्त के एक त्रिज्या खंड केंद्रीय कोण थीटा डिग्री में है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, सीधा सा बोल देता ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताओ, इतना लंबा चौड़ा भाषण दे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है वही थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। तो आपकी मर्जी है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया 5वें में, 4 व 5 का म स यानी कि एचसीएफ निकालना। 4 और 5 को आप किसी चीज़ से काटोगे नहीं, कटेगा ही नहीं, कॉमन कुछ आएगा नहीं, तो 1 जो है इसका एचसीएफ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6, 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य। समांतर माध्य कभी भी पूछे आपसे, कभी भी पूछे समांतर माध्य, तो जो संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को जोड़ना है, और जितनी संख्याएं उतने से भाग दे देना है, समांतर माध्य निकल जाएगा। इसका आंसर आएगा 3। 1 2 3 4 5 को जोड़ देना है तो आपका टोटल 15 आएगा, और संख्याएं 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे तो हमारे पास समांतर माध्य आ जाएगा। यदि x प्लस वाई बराबर 5 है, x बराबर 1 है, तो y का मान निकालना है। तो x का मान यहाँ पे रख दीजिए 1, तो 1 यहाँ रखोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर y छोड़ोगे तो 1 को इधर ले जाओगे तो x 5 में से माइनस करोगे 1 को, तो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है, तो आपके पास y बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है? खंड बी में आ गए हम। खंड बी के प्रश्नों के हम उत्तर जो है 6 से लेकर 15 तक 2 2 अंक के हैं, और इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं 20 से 23 तक के 4 4 अंक के। तो हमें क्या करना है, कितने भी अंक के हमें सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना आना चाहिए, बस सिंपल सी बात है, ठीक है? तो चलिए हम इस क्वेश्चन के आंसर्स को अब देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 से स्टार्ट करते हैं। एपी दे रखा है 3 8 13 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अथवा में एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा? तो मैंने आपको ये 78 पद कौन सा होगा ये करवा दिया। कोई भी एक ही करना है आपको अथवा में से। तो देखिए एपी दे रखा है 3 8 13 8 18। यहाँ पर ए जो है 3 है, डी आप निकाल लोगे, पिछले पद में से अगला पद माइनस करोगे तो आपका डी निकल जाएगा, जिसको समांतर वो हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है? हिंदी में क्या बोलेंगे कॉमन डिफरेंस को?
जो है सारवंतर, ठीक है। तो 8 माइनस 3 बराबर 5 आ गया। एनवा पद जो है 78 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमारे पास ए एन का फॉर्मूला है, सभी को पता है, ये फॉर्मूला रट लेना है, आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ें बता रहा हूँ ना उसको रट लेना फटाफट। तो ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें सारी वैल्यू रख देंगे, सारी वैल्यू रखेंगे तो n माइनस वन बराबर 75/5 आ जाएगा। 75 को 5 से काटोगे तो 15 आ जाएगा। n को यहीं छोड़ोगे, n और 1 को उधर ले जाओगे तो ये माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि 16वां पद जो है 78 होगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो आ गया 7 नंबर, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिखाई दे पेपर। अब है निर्धारित कीजिए कि बिंदु जो हैं 1 5 2 3 और -2 11 संरेखीय हैं, या फिर आपको बताना है एक्स वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदुरुस्त हो। तो हम जो है 1 5 2 3 और -2 11 संरेखीय बताएंगे। संरेखीय बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए और बी पॉइंट का निकालेंगे, फिर बी और सी का, और सी के बाद में ए और बी का निकालेंगे। तीनों पॉइंट अगर हमारे बराबर आ जाते हैं तो संरेखीय होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले हमने पॉइंट ले लिए, ये वाला ए मान लिया, दूसरा बी मान लिया, तीसरा सी मान लिया। दूरी सूत्र हमें पता ही है। सबसे पहले ए बी का निकालते हैं, तो ए और बी लेंगे, ठीक है, ये दो लेंगे। तो ए बी क्या होगा, ये आपको मैंने बताया था, दूरी सूत्र ऊपर लिखवाया था, अभी अभी याद रखना है आपको हमेशा। दूरी सूत्र ये वाला जो है ना, इसको यूज़ कर रहे हैं, x2 माइनस x1 वाला। तो यहाँ पर देखिए x2 क्या है, 2 है। यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। क्योंकि दो ले रहे हैं आपस में, तो दो में से पहला वाला x1 मानेंगे, y1 मानेंगे, दूसरा वाला x2 मानेंगे, y2 मानेंगे। इसी तरह से जब बाद में c लेंगे तो जो पहला लेंगे वो x1 मानेंगे और इसमें x2 मान लेंगे, बाद में बताऊंगा उसको। ए बी जो है, यहाँ पे दो में से एक घटाएंगे, ये रहा, दो में से एक घटाएंगे का होल स्क्वायर कर देंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से 3 में से 5 को घटाएंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ गया √5। ए भी हमारे पास √5। अब हम निकाल रहे हैं ए सी। अब ए सी निकाल रहे हैं तो यानी कि हम क्या क्या लेने वाले हैं, ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं ए, ठीक है, और फिर ले रहे हैं हम सी। अब देखिए इसमें x1 ये है, y1 ये है और x2 ये है, y2 ये है। अब यहाँ पे आ जाइए फिर से। अब देखिए x2 -2 x1 1, ठीक है, माइनस का चिन्ह बीच में लगता ही है, ठीक है, वो माइनस प्लस प्लस माइनस वो आपको चिन्ह आने चाहिए। और यहाँ पे -11 फिर -5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू आ गई √265। अब हम लेंगे बी सी, बी और सी। तो बी और सी लेंगे तो ए आपको, ये जो हम मैं ले रहा हूँ अब बी, और अब ले रहा हूँ सी, ठीक है। अब इसमें हो गया x1 ये, y1 ये और x2 ये और y2 ये। फिर से फॉर्मूले में रखेंगे, ये तो हमारा निकल गया था। अब बी सी निकालते हैं। तो बी सी निकालने के लिए पहले सी का ये x2 माइनस x1 करेंगे तो -2 -2, ठीक है, ये रहा। इसके बाद में -11 -3, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर अगर ओ सॉरी, यहाँ पे जो है ना मिस्टेक से लिख दिया है शायद, है ना, बी सी निकाल रहे हैं ना हम, तो यहाँ पर देखिए -11 है, ठीक है, और बी सी में -3 है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप 3 कर लेना, ये सारा समस्या का जड़ हो जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। प्लीज़ कर लेंगे आप, तो मेरे हिसाब से ओके है। यहाँ पे देखिए ये जो है 11 + 3 होगा, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे तो सही लिखा है, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है मेरे से, तो इसको आप 3 करेंगे, ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 करना है आपको। तो यहाँ पे 3 कर लीजिए। मैं अभी लिख दूँ ऑनलाइन यहाँ पे, तो आपको जो 3 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो 3 लिख देते हैं, ठीक है ना, तो उससे ज़्यादा बेहतरीन रहेगा कि थोड़ा सा मैं इसको टाइम लूँगा, लेकिन यहाँ पे 3 करूँगा इसको, ठीक है। यहाँ पे 3 लिख दोगे तो माइनस का 11 माइनस का 3 माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 हो गया, तो अब यहाँ पर ये आपका सही है। अब देखिए यहाँ पर जो है इसका वैल्यू कितना आ गया, माइनस का √212, ठीक है। अब देखिए ये तीनों चीज़ें क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, तो देखिए ए प्लस बी, ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी के, और बी सी प्लस ए सी बराबर नहीं है ए बी के, यानी कि ए बी और प्लस ए सी भी बराबर नहीं है बी सी के। तो इस तरह से कोई भी चीज़ आपस में बराबर नहीं है, अतः ये संरेखी नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्शन था इसको कर लेना, क्लियर हुआ। तो इसको करेक्शन को कर लोगे आप, 3 लिख लेना बस, यहाँ पे मैंने लिख दिया है वैसे भी। अगला जो क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 8 नंबर, ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कोस ए बाई टू, अथवा में 15 कोट ए
बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान, ये तो बहुत इजी आपको पता होगा। माना ए बी सी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और एंगल जो है बी 90 डिग्री है, क्योंकि इसमें हमारे कोट और साइन जो कोस साइन टेन सभी जो है एक समकोण त्रिभुज में ही यूज होते हैं, बाकी किसी में यूज नहीं हो सकते हैं ये। तो हमारे पास हमने हमारे को दिया क्या गया 15, कोट ए बराबर 8 है, तो यहाँ से कोट ए बराबर 8/15 हो जाएगा। और कोट ए जो होता है वो हमारा ए बी मतलब होता है लंब, लंब बटे बी सी मतलब आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार, तो लंब आपका ये है, आधार ये है, यानी कि 8/15, तो 8/15 ठीक है, ये हमारे पास लंब है, ये आधार है, ये हमारा कर्ण है। ठीक है, हमें पता है ए बी बराबर, तो हमारे पास ए बी बराबर 8 है, क्योंकि हमारे पास ए बी की वैल्यू ये दे रखी है, और बी सी बराबर क्या है 15 है, ये दे रखी है। ठीक है, तो बी सी 15। पाइथन यहाँ पे के लगाना कांस्टेंट की जगह लगा देते हैं, अगर के नहीं लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो के लिए घबराना मत कि के लगाया हुआ है, के बुक में नियम होता है कि के लगाते हैं, कांस्टेंट लेके चलते हैं, बाद में के कैंसिल आउट हो जाते हैं। बाकी आप नहीं लगाओगे बिना के भी कर सकते हो। तो ए बी और बी सी मिल गया, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो करोगे इसको, सभी को जोड़ोगे घटाओगे, जो भी मतलब इसको सॉल्व करोगे तो ए सी का मान आ जाएगा 17। तो ए सी बराबर जो है साइन ए बराबर होता है, इसका मान हमारे पास 17 आ गया, और साइन जो ए होता है वो बी सी बटे ए सी होता है, यानी कि जो है आपका लंब बटे आधार होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है आपका बी सी जो है 15, सॉरी आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार आपका कितना है 15, और लंब कितना है आपका 17, जो अभी अभी निकाला हमने ए सी, तो रख देंगे तो 15/17 आ जाएगा, सेक ए इसी तरह 17/8 आ जाएगा। तो ये आपका लंब कर्ण आधार वाला ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नवा जो क्वेश्चन है इसमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, या फिर एक घड़ी के मिनट की सुई जो जिसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपको निकालना है। सबसे पहले घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई जो दे रखी है आर यानी कि 14 मान लेते हैं वो त्रिज्या है, और 5 मिनट में हर खंड जो है आपको एक जो कोण बनाता है वो 30 डिग्री का बनाता है, हर खंड 5 मिनट में 30 डिग्री, 10 मिनट में 60 डिग्री, 15 मिनट में आपका 90 डिग्री, इस तरह से चलता है। ठीक है ना, तो आप इसको निकाल सकते हो इस डायरेक्ट फॉर्मूले से भी, और डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री होता है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप 5 मिनट में 30 डिग्री बनता है, हमेशा याद रखोगे आप, हर 5-5 मिनट में 30-30 डिग्री बनता रहेगा। तो 5 मिनट ही चला है, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। चाहे तो आप इसी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, जितने मिनट बोले उतना मिनट गुणा कर दो, 360/60 कर दो, तो यहाँ पे आ गया 5। अतः मिनट द्वारा सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा/360, हमें पता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या निकालते हैं, यही फॉर्मूला होता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था 2 बार और तीसरी बार बता रहा हूँ, थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमारे पास आर है, पाई का वैल्यू आपको पता ही है, थीटा हमको दिया ही है, मतलब निकाल लिया हमने, सबको रखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है प्रायिकता 0.05 है, तो प्रोबेबिलिटी ई नहीं की प्रायिकता आपको बतानी है। दिनेश दो भिन्न भिन्न सिक्कों को उछालता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि वो कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगा, तो कोई भी एक क्वेश्चन करना है। तो देखिए हमारे को प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.05, ई नहीं निकालना है। हमें जानते हैं कि पी ई प्लस पी नहीं बराबर एक होता है, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो टोटल एक होती है, तो हमारे को नहीं निकालना है तो नहीं यहीं छोड़ देंगे, और पी हमारे को दे रखा है उसको माइनस कर देंगे एक में से इधर ले जाएंगे, तो एक माइनस 0.5 95, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.95 प्रायिकता आ जाएगी इसकी नहीं की। 96 और 404 का एचसीएफ और या एलसीएम ज्ञात करना है आपको। अभाज्य गुणनखंड से इसका भी निकालना है आपको, तो कोई भी निकाल सकते हैं। तो आप 96 और 404 का निकाल दो, 96 और 404 का गुणन से हम प्राप्त करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे पहले, तो 96 का हो जाएगा 2 की घात 5 गुणा में 3, और 404 का हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा में 101। इसलिए इन दोनों पूर्णांकों का एचसीएफ जो है, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 की पावर 2 और 2 की पावर ये। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा जो आपकी कॉमन घात क्या है 2 की पावर 2 ही कॉमन घात घात है, तो आपके पास में जो इसको ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा एचसीएफ 4। एलसीएम निकालने के लिए हमें पता ही है कि एलसीएम जो होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटे में जो आपका एचसीएफ होता है वो रख देते हैं। तो दो संख्याओं कितनी दे रखी है 96 और 404, तो 96 गुणा 404 बटे में संख्याओं का एचसीएफ कितना आया था 4, तो बटे में 4 कर दिया, तो 96 जो है इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन में ही कराया है, x² + 7x प्लस में 10। फटाफट पहला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास में। ये रहा पहला क्वेश्चन, x² + 7x प्लस 10, इसका जो है यहाँ से आप फैक्टर कर लोगे, ये वाला मैंने पहले ही क्वेश्चन समझाया था, इसमें आ जाएगा -2 और -5। ठीक है, ये रहा आंसर, क्लियर हुआ। चलिए आप वापस चलते हैं उसी क्वेश्चन पे, उसके अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर
हमारा जो क्वेश्चन था, कहाँ चले गए हम, बहुत दूर आ गए ना। चलिए यहाँ पर ये इसका भी कर दिया था, ये वाला। तो ये वाला हमने कर दिया। अब इसका अथवा पार्ट, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल आपको -3 और 2 दे रखा है, तो कुछ भी नहीं है इसमें। माना द्विघात समीकरण जो है हमारी ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसमें अल्फा और बीटा जो है शून्यांक मानते हैं, हम जानते हैं इसके शून्यांक होते हैं। हमारे को मिला हुआ है कि जो योग है वो -3 है, तो अल्फा प्लस बीटा का योग -3 है, जिसको -b/a बोलते हैं। और अल्फा इंटू बीटा जो गुणनफल यानी प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा का, वो 2 दे रखा है क्वेश्चन में, 2 लिख दिया। c/a बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास एक दे दिया, एक हमारे पास ये दे दिया। अब हमें पता है कि a 1 हो गया, b 3 हो गया और c 2 हो गया। ठीक है ना, सिंपल है ये, बिल्कुल आराम से निकाल लोगे आप। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि आपका, अतः ये द्विघात समीकरण जो है, अल्फा प्लस बीटा हम कहाँ लिखते हैं, इस समीकरण में यहाँ पे लिखते हैं, बी की जगह अल्फा प्लस बीटा। तो -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमेशा माइनस में आता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका समीकरण जो निकल के आएगा, x² प्लस 3x+2, तो हमारा जो समीकरण निकलेगी वो ये होगी। ठीक है ना, सभी की वैल्यू रख रहे हैं, a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर 2। तो a b c की वैल्यू यहाँ पे रख दो, a की, b की और c की, तो ये समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए की दे रखी है, बी की दे रखी है, सी की दे रखी है और डी की दे रखी है, तो पी जो है इसका मान निकालना है। और यहाँ से फिर से एक और अथवा में क्वेश्चन है, ये बिंदु दे रखा है, जो बिंदु बी और सी को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में डिवाइड करेगा, ये बताना है। कोई भी आपको बताना है। तो हमने जो है पी का मान निकाल दिया है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण जो आपस में एक दूसरे को बराबर विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो विकर्ण एसी के मध्य बिंदु जो होंगे वो बीडी के मध्य बिंदु होंगे। बिल्कुल, जब दोनों बराबर करेंगे तो दोनों के मध्य बिंदु सेम होंगे। यानी कि मध्य बिंदु निकालने के लिए हमारे पास में इस क्वेश्चन में मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला बता चुका हूँ। इसको जोड़िए, फिर इसको जोड़िए, बटे में 2 कर दीजिए, तो वही होता है 6 + 9। ठीक है, तो ए सी जो विकर्ण होगा ना, विकर्ण ए सी होगा और बी डी होगा। विकर्ण तो आपका ए सी और बी डी होगा, तो ए सी जोड़ लेंगे और 1+4 जोड़ लेंगे, तो 1+4 हो जाएगा बटे 2। सभी का मैंने सुबह आपको स्टार्टिंग में बताया था, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। दोनों जो भी उस लाइन की अंतिम और पहले बिंदु होते हैं, आप समझ नहीं पा रहे होंगे तो मैं बता देता हूँ। इस तरह से है आपका कोई समांतर चतुर्भुज, मान लीजिए मैंने सीधा ही बना दिया। अब इसके ये विकर्ण है। ठीक है, यहाँ पर ये विकर्ण हो गया इस तरह से, और एक विकर्ण यहाँ से आ गया आपका इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी और डी लिख दिया, ए बी सी और डी लिख दिया। ए के निर्देशांक यहाँ पे हो गए, और बी के यहाँ हो गए, सी के यहाँ हो गए और डी के यहाँ हो गए। तो ये ए सी हो गया ना, तो ए और सी के निर्देशांक लेंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ ए और सी के निर्देशांक लेंगे, फिर बी और डी के लेंगे। समझ में आ गया होगा आपको। सॉरी। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो 9 और 6 15 हो गए, 15/2, और ये 1+5/2। इसी तरह से 8p प्लस में 2, और ये दोनों बराबर हैं ये। तो हम दोनों में से जो भी इसका अगर पहला लेते हैं तो इसका भी पहला ले लेंगे, तो इसका 15/2 ले रहे हैं तो इसका भी 8 प्लस में p/2 ले लेंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो p बराबर 7 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो p बराबर 7 आंसर आएगा। अथवा पार्ट जो है इसको भी कर दिया हमने। अथवा पार्ट जो है ना, ये वाला आपका -4 6 a और ये बी दे रखा है, इसको जोड़ने वाली अनुपात जो हमें निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए ये हमारे रेखाखंड जो है ये दे रखी है, और ए बी के हमारे को हमने मान लिया कि M1 और M2 अनुपात में विभाजित करते हैं, तो M1 और M2 के हिसाब से फॉर्मूले में डाल देंगे। ये तो हमारे को पता ही है, M1 इंटू M2, M1 x2 M2 x1 जो होता है अपोन में M1 M2 होता है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपको पता ही है, उसी में इसका मान रख दिया। अब हमारे को x1 और ए बी x y बराबर a b हो, तो x बराबर a और y बराबर b होगा। ये तो सिंपल सी बात है, x बराबर a और y बराबर b होगा। तो हम जो है इस 4 के हिसाब से निकालेंगे और फिर 6 के हिसाब से निकालेंगे। तो 4 के लिए ये निकाल देंगे, ठीक है, और 6 के लिए ये निकाल देंगे। ठीक है, अब इन इसमें से जो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 4 से जो है हमारे पास ये प्राप्त होता है, तो हम किसी भी एक को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ये रहा आंसर। फाइनली में जो अनुपात निकलेगा वो निकलेगा 2:7। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसको जांच करना चाहें, अगर जांच की बात करें तो आपको केवल अनुपात पूछा है ना इसमें क्वेश्चन में। देखिए आप यहाँ पर रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, अगर आपको जांच करने के लिए बोल दे तो आपको जांच करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जांच के लिए हमें जो है ये वाला स्टेप्स यूज़ करने पड़ेंगे, अगर क्वेश्चन में पूछा है एग्जामिनर ने तब, ये नहीं तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। हमें कोई कंचा निकाला तो हमें बताना है कि प्रायिकता वो क्या होगी जो हरा कंचा ना हो। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। इसमें आपको डिब्बे में लाल गेंद है 5, सफ़ेद है 8 और हरों की संख्या है 4। टोटल गेंदों की संख्या हो जाएगी 17।
ठीक है। अब 17 है, संभावित परिणामियों की संख्या जो है 17 है, और हमारे को जो निकालना है उसको कितना दे रखा है, हरे कंचों की संख्या क्या, 4, यानी 4 संख्याएं आ सकती है इस 17 में से। तो हरे कंचे आने की प्रायिकता हमने निकाल ली 4/17। हरे कंचा ना आने की प्रायिकता हमें क्वेश्चन में निकालना है। ना आने की प्रायिकता क्या होती है कि एक तो हमारी टोटल प्रायिकता होती है हर चीज़ की, उसमें से जो आया हुआ है उसको माइनस कर देंगे तो ना आने की प्रायिकता निकल जाएगी। बस इतना सा क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे 15 नंबर। 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, दीवार से टिकाने पर वो खिड़की पर पहुंचती है 8 मीटर की दूरी से। जो नीचे से उसका बेस है वो है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो खिड़की की ऊंचाई 8 मीटर दे रखी है, और लंबी सीढ़ी दे रखी है, उसकी भी दूरी दे रखी है। तो आपको जो है केवल नीचे जो सीढ़ी रखी है ज़मीन से वो कितनी दूर रखी है वो बताना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए इस तरह से है, ये सी पॉइंट से ए पॉइंट पे हमें निकालना है। यहाँ से बी पॉइंट पे कोई खिड़की है, इस खिड़की तक ये जो है दीवार की लंबाई है, और ये सीढ़ी की लंबाई है। तो यहाँ पर माना कि बी खिड़की की स्थिति है, और सी बी जो है सीढ़ी की लंबाई है, तथा तब जो है ए बी बराबर 8 मीटर होगा, खिड़की की ऊंचाई है ये, और बी सी बराबर जो सीढ़ी की लंबाई है ये। ठीक है। अब हम सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और निकाल देंगे एक्स का मान जो हमारे पास, यानी सीढ़ी का जो ज़मीन के जहाँ से सीढ़ी का कोना है नीचे ज़मीन पे, और जो दीवार का कोना है नीचे ज़मीन पे, इसकी दूरी हमारे पास 6 मीटर होगी। यानी अतः दीवार से आधार से जो सीढ़ी के निचले भाग की दूरी 6 मीटर है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर निम्न द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे ये उनके बराबर मूल हो, 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। दो बराबर मूल हो, याद रखना बराबर मूल की बात कर रहे हैं, यानी डी बराबर 0 हो जाना है इसमें। और यहाँ पे द्विघात समीकरण दे रखा है, इसमें के का मान ज्ञात कीजिए कि जिसमें समीकरण के दो बराबर मूल हो। इसका दो पार्ट भी, दूसरा पार्ट भी दे रखा है, जिनका योग 27 हो, गुणनखंड 182 हो, तो वो संख्याएं दो आपको ज्ञात करनी है। तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैंने पहला ही 16 नंबर ही कर दिया है। आपको जो है देखिए इक्वेशन दे रखा है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3। तो ये इक्वेशन हमारे को दे रखा है क्वेश्चन में। यहाँ पर ए और बी और सी तीनों निकाल लिए हमने, क्वेश्चन से ही निकाल देंगे। ए बराबर 2, बी बराबर के, और सी बराबर 3 है। ठीक है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डी स्क्वायर जहाँ पे बी है वहाँ पे बी की जगह के रख देंगे, ये सब कुछ रख देंगे। दो समान मूल अगर होते हैं तो डी बराबर 0 होता है, यानी कि इस इक्वेशन को हम 0 के बराबर प्रूव कर देंगे। तो हमारे पास अगर ये इक्वेशन 0 के बराबर आती है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह यही है, और यहाँ पर जो 24 है इसको सॉल्व करते जाएंगे, और के का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, के बराबर आ जाएगा के स्क्वायर बराबर 24, के बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 24। और 24 को हम 6 × 4 लिख सकते हैं। 4 का रूट जो है, 3 का तो निकलेगा नहीं, लेकिन 4 का निकल जाएगा। 4 का कितना होता है 2, तो 2 को ब्रैकेट से बाहर ले जाएंगे, 6 को ऐसे ही छोड़ देंगे। तो के का मान जो आ जाएगा प्लस माइनस 2√6। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद दे रखा है 38, और 16वां पद दे रखा है 73। ठीक है। तो और या फिर आप निकाल सकते हैं दो अंकों वाली संख्याएं जो 5 से विभाज्य हैं वो कितनी होंगी, ये बता सकते हैं, कोई भी कर ले। तो प्रश्न के अनुसार जो 11वां पद दे रखा है, n11 दे रखा है, वो 38 दे रखा है, यहाँ पे समझ में आ गया आपको। और n16 जो 73 दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे 73 दे रखा है। हमें पता है n11 को लिख सकते हैं a प्लस 10d। हमेशा जितनी संख्या होती है उससे एक कम लिखते हैं यहाँ पे। ये आपको टीचर ने आपको बताया होगा, नहीं पता, अगर नहीं बताया तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि जितने भी संख्या यहाँ पे लिखी हो उससे एक कम हम a प्लस के साथ लिखते हैं। तो a प्लस 10d हो जाएगा। इसी से तरह ये 16 है तो a प्लस 15d लिखेंगे। तो ये देखिए a प्लस 15d, समझ में आ गया। जितनी n दी जाती हैं उससे कम, अगर उस समीकरण को हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें, तो इस तरीके से लिखना चाहें, तो एक कम लिखना है d के साथ में, एक कम। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने समीकरण मान लिया, ये 38 दे रखा है, क्योंकि ये क्या है आपका n11 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और n16 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसका मान दे रखा है 73, इसका मान दे रखा है 38। यानी कि हम कह सकते हैं कि a प्लस 10d बराबर 38 और a प्लस 15d बराबर 73। समीकरण 2 बन गई। समीकरण 2 में से एक को घटा देता हूँ, तो a से a कैंसिल आउट। ठीक है। 2 में से एक को घटाया तो ये a से a कैंसिल आउट, और 15 में से 10 गया तो 5d बचा, और 73 में से 38 गया तो 35 बचा। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 2 में से एक को घटाने पर 5d बराबर 35। ठीक है, घटा दिया मैंने, 35 आ गया। 35 आ गया तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से डिवाइड कर दूंगा तो d की वैल्यू आ गई 7। हमारे पास कॉमन जो डिफरेंस है वो 7 आ गया। ठीक है। यानी कि क्या कहते हैं, सार्व अंतर जो है 7 आ गया। तो इस सार्व अंतर को किसी भी एक समीकरण में इसका मान रख दीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे किसी भी एक समीकरण में, मान लीजिए पहली समीकरण में बोल रहा रखने के लिए, तो आप पहली समीकरण में रख दीजिए। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा ए का, वो आ जाएगा -32। ठीक है। अब a31 बराबर a प्लस d30 वाला, क्योंकि आपको दोनों समीकरण निकालना है ना, दोनों में निकाल दीजिए तो आपको देखेंगे
तो यहाँ पर जो है आपने रखा डी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखा तो हमारे पास आ गया -32। अब A31 बराबर A+30D, क्योंकि हमारे पास पता है कि 31वां पद कौन सा है यहाँ पे हमको बताना है, और 31वां पद हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, A+31 है तो कम कर देंगे 30D, A+30D, A+30D। तो ए का मान तो हमने निकाले -32, तो ए की जगह -32 रखेंगे, 30D की जगह, डी की जगह 7 निकाला था उसको रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है A31 जो है निकालेंगे 178, यानी कि जो 31वां पद होगा वो 178 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको जो अगर आकृति दे रखी है PS अपॉन में S³ बराबर PT अपॉन में TR में है, तो आपको बताना है कि जो एंगल PST बराबर एंगल PQR है, तो सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज जो है PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अथवा कोई रेखा जो ट्रायंगल ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है। ये चित्र थोड़ा सा मिटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, चित्र हम नीचे देख लेंगे। तो आपको बताना है कि भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर AE अपॉन AC होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है D समांतर है BC के, ये चित्र जो है ऊपर कटा हुआ था, इसी को हमने बनाया यहाँ पे, ठीक है। इसमें दे रखा है आपको, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा समांतर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि AD बटे में DB हो जाएगा और AE बटे में EC हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। परिमेय 6.A हमारी यूज़ हो रही है इसमें, आप लिख सकते हो डायरेक्ट परिमेय 6.1 से यूज़ किया गया है, और ये दिया गया है, ऊपर वाला दिया गया है आपको क्वेश्चन में। और हम इसको आप पलट देंगे, तो यहाँ पे DB ऊपर चला जाएगा, AD नीचे आ जाएगा, EC ऊपर चला जाएगा, AE नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमें प्रूव करना है, तो हम इसको पलट देते हैं, बस कुछ नहीं करना, पलट दिया। पलट करने के बाद में हमें एक दोनों तरफ जोड़ देना है, तो दोनों तरफ अगर एक जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर भी एक जोड़ा, इधर भी एक जोड़ा, यानी कि दोनों को एक एक दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा इन दोनों पे। अब हम जब इसको एक जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम लोगे, तो ये हमारे पास जब एलसीएम निकालोगे तो आप देखोगे कि DB का जब एलसीएम निकालोगे तो ये AB के बराबर आएगा, यानी कि DB जो है इसका एलसीएम निकालोगे तो AD तो नीचे ही रह जाएगा, AE इसके नीचे रह जाएगा, लेकिन DB+1, यानी कि DB+AD, डी ये जो है आपका DB+AD कितना होगा, AB होगा, तो AB लिख दिया, समझ में। और यहाँ पे आ जाएगा EC+AE, एलसीएम लोगे ना, यहाँ पे एक स्टेप कम है, तो यहाँ पे एलसीएम नहीं लिया, एलसीएम लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एलसीएम लिखोगे तो आपका आ जाएगा EC+AE, और EC कितना है, तो EC ये है और AE ये है, तो ये वाला और ये वाला दोनों लाइन मिला के टोटल कितनी हो गई, AC, तो यहाँ पे आ गया AC। समझ में आ गया आपको, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया, यानी कि हमारे पास प्रूफ करना था, इसको फिर से पलट देंगे तो AD अपॉन AB और AE अपॉन AC, यही हमें प्रूफ करना था, हमने कर दिया। समझ में आ गया होगा आपको आसानी से। एलसीएम जरूर लेना, एलसीएम लोगे तो आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर DB प्लस में AD, ठीक है, बटे में AD, यहाँ पे आ जाएगा EC+AE बटे में AE, ठीक है। और फिर आप देखोगे कि DB+AD बराबर होता है 8B और EC+AE बराबर होता है EC, तो यहीं पर हमने AC जो है लिख दिया और यहाँ पर AB लिख दिया। अब इस तरह से आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, सिद्ध कीजिए, ठीक है। आपको वृत्त की के बिंदु पर स्पर्श रेखाएं जो बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये सिद्ध करना है। बहुत ही सिंपल है, दोनों की दोनों में पहले भी प्री बोर्ड का जो पेपर करवाया है उसमें करवा रखा है। और यहाँ पर अथवा में बिंदु A से जो एक वृत्त पर के केंद्र पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन जब हमने ऊपर किया था 25 और 24 जो दिया गया था, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको 25 दिया था, यहाँ 24 दिया था, अब यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है। तो हमें पता है कि एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री होगा, स्पर्श रेखा 90 डिग्री बनाती है। आपको OQ की लंबाई 5 दे रखी है, PQ की लंबाई 4 दे रखी है। चित्र के अनुसार हम चित्र जरूर बनाएंगे, कभी भी मैथमेटिक्स में चित्र नहीं बनाया तो आपको क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा और समझ में भी नहीं आएगा, चित्र जरूर बनाइए। समकोण त्रिभुज में हम वही जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और हम वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे, जो कि ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको तीसरा या चौथा नंबर जो इसमें 25 और 24 दे रखा था वो वाला क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल उसी की तरह है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका, यहाँ पे आ जाएगा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 2x+3y बराबर 11 है, 2x-4y बराबर -24 को हल कीजिए और इनके m का मान ज्ञात कीजिए, जिनके लिए y बराबर mx+3, यानी y बराबर m, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, आप आगे जाके 12वीं में पढ़ेंगे। y इक्वल्स टू mx+3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 की जगह mx+c होता है, y इक्वल्स टू mx+c, c की जगह इसने 3 दे रखा है। ये अभी आपका काम का नहीं है, लेकिन आपके चैप्टर में है तो आपको पढ़ना ही है, आगे आपको डिटेल सोल्यूशन मिलेगा और ये इक्वेशन बार बार यूज होगी जब 12वीं में अगर आपने मैथ लिया तो, 11वीं में मैथ लिया तो। अथवा में निम्न के
प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करना है, तो आपकी मर्जी है, ये करें या ये करें। हमने ऊपर वाला कर दिया है, तो ये पहली समीकरण दे रखा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24, ये दे रखा है हमारे पास इक्वेशन। समीकरण 1 से हम निकाल सकते हैं x का मान, ठीक है। x का मान यहाँ पर रख देंगे, इस x को यहीं रखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका सॉरी, हाँ यहाँ पर x 2x यहीं छोड़ दीजिए, 3x को इधर ले, तो 11 - 3x हो जाएगा, ठीक है। और फिर 2x था, तो x को वहीं छोड़ देंगे, 2 को ले आएंगे इधर, तो आपका आ जाएगी ये। तो तीसरी इक्वेशन बनी, इस x के मान को इस समीकरण में रख देंगे, तो y का मान निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण 2 पे रखने पर समीकरण 2 में रखेंगे इस मान को, ठीक है। ये जो आपका समीकरण 2 है, इसमें हम रख रहे हैं x का मान। x का मान रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, इस तरह की हमारी जो समीकरण बनती जाएगी। इसको तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, सारी स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे जाओगे तो y का जो मान है वो निकल जाएगा 5। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में 3 में रखें तो आपका बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 में रखोगे तो x का मान निकल जाएगा, तो सीधा 3 में रख देते हैं। तो 3 में y का मान रखने से y = 5 को 3 में हम रखते हैं, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा यहाँ पे, और तो x का मान जो आ जाएगा -2। तो x का मान आया -2 और y = 5, तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 21 नंबर। त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें BC = 6 और एंगल जो है ABC 60 डिग्री हो। फिर आप ट्रायंगल एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 हों। अब इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसमें BC दे रखा है, और BC यानी कि BC मान लीजिए ये आपका आधार है, मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूँ, BC आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इस पे बोल रहा है कि B पे 60 डिग्री है, B पे 60 डिग्री आपने बना भी दिया, ठीक है। लेकिन आपको कैसे पता है कि ये लाइन कहाँ तक खींचनी है? क्योंकि यहाँ से आपको जब जो लाइन खींच के मिलानी है वो यहाँ मिलानी है, या यहाँ मिलानी है, या यहाँ मिलानी है, या आगे मिलानी है, कहाँ मिलानी है आपको ये नहीं दिया। इस क्वेश्चन में एक चीज़ नहीं दी है, BC = 6 दे रखा है, तो इसको आपको BA भी देना था या BC AC देना था, कुछ ना कुछ एक और देना था, तब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होता। तो इसमें एक मिस्टेक है, बाकी मैं इसको कर सकता था। इसमें जो मिस्टेक हुई मैंने बता दिया आपको, BC = 6 है, तो दूसरा जो है 4 होना चाहिए, 4 या 5 जो भी दे देता। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, ठीक है। तो इसका अथवा पार्ट जो है ये सही है, इसको हम कर देते हैं। इसके रचना के चरण लिख देंगे। हमें क्या करना है, 5, 6, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं जो है दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं से 7/5 हों, ठीक है। तो हम त्रिभुज की रचना करते समय, ये तो आपने किया होगा, ये तो प्रैक्टिकल यानी कि प्रकार और पटरी की सहायता से करोगे। रचना के चरण आप लिखोगे तो इस तरह से आप ये सारे चरण लिख दोगे। तो इस चरणों को लिख देना है आपको, यहाँ तक आपको किस किस तरह से बांटते हैं आपको सभी को मैंने ये मॉडल पेपर में सॉल्व करा चुका हूँ। मैं पहले ही इसका मॉडल पेपर आ चुका है और उसमें भी सॉल्व करवा चुका हूँ। मैं सारे वो पेपर डाल रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में कूदने वाले हैं। अगर आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो तो आप कूदोगे। तो यहाँ पर जो है आपका ये वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। इसको स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया कि उसमें कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, उसको कितने भागों में काटना है हमें, तो वो देखेंगे। 7 भागों में बोल रहा है, तो इस 7 भागों में काटेंगे। 7/5 है, तो 7 जो है ऊपर वाला जो इतना दिया होता है उतना काटते हैं, जो बड़ी होती है ऊपर वाली उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 7 भाग में 7 भाग में कट लेंगे, 7 वाले को लास्ट वाले से मिला देंगे। अब इसके समानांतर जो है 5 नंबर बोल रहा है, ये 5 नंबर पे हम जो है एक लाइन और खींचेंगे, तो 5 नंबर पे एक लाइन खींचेंगे। अब 5 से फिर से हम ये जो आर्क लेना होता है, इसी आर्क को नाप करके लिखते हैं, और आपको टीचर ने बताया भी होगा। तो इस त्रिभुज को बताने के बाद में A5 को B से मिलाइए। यहाँ पे थोड़ा कट गया है तो कोई बात नहीं, मिट गया है तो आप देख लेना। और फिर ये रचना के चरण जो है आप अपने कंप्लीट कर दोगे। अगर आपसे वो प्रतिपादन करने के लिए, यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट होता है, लेकिन अगर वो प्रतिपादन करने के लिए बोलता है तो आप ये वाला स्टेप भी करोगे, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर ये पूछ लेता है एक्स्ट्रा नंबर देने के लिए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि पूछे, लेकिन अगर मेन एग्जाम में पूछता है तो प्रतिपादन आपको करना होगा, प्रूफ करना होगा, ठीक है, कि क्यों हुआ है 5/7, ठीक है। इस तरह से अब आते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन पे। क्रमशः 6 जो आपका 6, 8 और 10 सेंटीमीटर की त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोसों को पिघला करके एक बड़ा जो है ठोस बनाया गया। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है और 2 घनों में से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो संलग्न फलकों का मिलाकर के ठोस बनाया गया, तो इससे घनाभ जो प्राप्त हुआ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। दोनों क्वेश्चन कर देंगे क्या इसमें। आपका R1 है, R2 है, दोनों दे रखा है, और R3 दे रखा है। तो चलिए, रेडियस 1 यानी त्रिज्या 1, 2, 3 दे रखी है, तीनों के मान लिख दिए। अब माना तीनों ठोसों को मिला करके क्योंकि इन तीनों को पिघला करके ही एक बड़ा ठोस बनाया जा रहा है, तो प्रश्न के अनुसार बड़े ठोस का आयतन जो होगा वो पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरे ठोसों को आयतन के बराबर ही होगा। तीनों को मिला के बनाया जा रहा है, यानी कि बड़े ठोस का आयतन बराबर होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर होगा पहले का 4/3 पाई आर 1 क्यूब।
पहले वाले का, फिर दूसरे वाले का 2 क्यूब और तीसरे वाले का 3 क्यूब। सभी जगह देखोगे 4/3 4/3 4/3 4/3 है, तो मैं क्या करूँगा, इन सारे 4/3 को हटा दूंगा, क्योंकि 4/3 मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है बार बार में। तो मैं क्या करूँगा, 4/3 से सब जगह भाग दे दूंगा, सारा का सारा कट जाएगा। तो यहाँ पे दे दिया दोनों तरफ 4/3, और पाई भी साथ में है, पाई सभी में है तो पाई भी काट दूंगा, पाई हटा दो ताकि हमारे जो समीकरण है ना आसान बन जाए। तो यहाँ पे पाई भी हटा देंगे। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा क्या, बचा क्या, आर क्यू, यानी कैपिटल आर क्यू बराबर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, सभी के क्यू क्यू क्यू। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है इन सभी के मान लिख देते हैं, 6 के, 8 के और 10 के, R1 की जगह, R2 की जगह, R3 की जगह। तो मान रख दिए, आर क्यू हमारे को अभी निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, इसका अगले स्टेप पे। तो इसका 6 का क्यूब करोगे तो 216 आएगा, 8 का क्यूब करोगे तो 512 आएगा, और 10 का क्यूब करोगे तो 1000 आएगा। तीनों को जोड़ोगे तो 1728 आएगा, और 1728 जो है 12 का क्यूब होता है। आपको करना आना चाहिए। जब क्यू जैसी ऐसी संख्या बने, जब आपका समीकरण इस तरह का बने, स्क्वायर बने तो स्क्वायर निकालिए, क्यू बने तो इस क्यू निकालिए उस संख्या का जो संख्या आ चुकी है। ठीक है, तो इसका क्यू आएगा 12 क्यू, क्यू से क्यू कट जाएगा, यानी कि आर का जो ये क्यू है ये इसके क्यू से कट जाएगा, तो आर बराबर 12 ही आएगा, सिंपल सा है बस। तो यहाँ पर हमारा जो त्रिज्या निकालनी थी वो क्या बना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यही तो निकालनी है, पिघला करके बने ठोस की त्रिज्या निकालिए, यही तो पूछा है इसमें, पिघला करके बड़े ठोस बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अथवा में है 64 मीटर क्यूब जो है आयतन है, तो हमें जो है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पे मान लिया हमने घनाभ का जो भुजा है वो ए है। प्रश्न के अनुसार दिए गए प्रत्येक घन का आयतन जो है 64 मीटर क्यूब है, यानी कि ए क्यूब जो है, ए क्यूब घन का आयतन होता है, फॉर्मूला होता है ए क्यूब, भुजा का क्यूब, भुजा क्यूब बराबर 64 है, तो ए क्यूब बराबर 4 का क्यूब हो जाएगा। मैंने बताया ना, जो इधर होता है उधर इस वाले को बना देते हैं ताकि आसान हो जाए। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर 4 आ गया, यानी कि भुजा की लंबाई आ गई 4, यानी कि भुजा की लंबाई ये 4 ये 4, लेकिन दो घनाभों को मिला रहा है तो आधा घनाभ 4 ये आधा ये, तो ये टोटल लंबाई कितनी हो गई, 8 हो गई। तो यहाँ पर हम देखेंगे लंबाई जो है 8 हो गई, लेकिन चौड़ाई 4 ही है। अभी आपको चित्र में दिख रहा है चौड़ाई 4 ही है और ऊंचाई भी 4 है, तो ऊंचाई भी 4 ले लेंगे। तो ये चित्र के अनुसार देखिए, चित्र कितना हेल्प करता है हमारे को सॉल्व करने में। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई, और ये जो लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, इस तरह से होता है। तो हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें हैं, एल और बी और एच तीनों दे रखे हैं। एल बी एच को रखेंगे, एल बी एच को सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं हम। निम्न सारणी में रोगियों की आयु दी गई है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से इस तरह से ही, और रोगियों की संख्या दे रखी है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। दूसरा मॉडल पेपर जो मैंने सॉल्व कराया है, प्री बोर्ड का एग्जाम पेपर मैथमेटिक्स का सॉल्व कराया, उसको देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा अगर किसी को देखना है तो। देखिए, कोई भी क्वेश्चन टपक सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। जो जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे क्वेश्चंस जो सॉल्व करवा रहा हूँ मैं नहीं मिलेंगे, बता रहा हूँ बार बार। मैं ये चीज़ें मैं रिपीट क्यों करता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले, क्योंकि इस चैनल पे जो स्टडी मटेरियल है पूरे हिंदुस्तान के किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। वो केवल अचानक से आपका कोई पेपर हो रहा है उसको सॉल्व करना, मैं पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े पेपर्स को सॉल्व करता हूँ और आपके लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं, सारे मॉडल पेपर्स में डाले जा रहा हूँ उनको पढ़ रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी पूरे हिंदुस्तान में लागू है। एनसीईआरटी की जो बुक आप पढ़ते हैं वो पूरा हिंदुस्तान पढ़ता है, और जो क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है वो आपके भी आ सकता है, क्योंकि वो आपके चैप्टर से है। ध्यान रखना है आपको। और अगला जो क्वेश्चन है इसमें अंतिम, यदि नीचे दिए हुए मंडन का माध्य जो है 28.5 हो तो एक्स और वाई का मान निकालना है। यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, इसमें एक्स यहाँ पे दे रखा है और वाई यहाँ दे रखा है। ठीक है, बाकी हमको कुछ नहीं है, और हमारे को माध्य दे रखा है 28.5 जो है माध्य है। ठीक है, तो बस ये तीन चीज़ें हमारे को दे रखी हैं, और बाकी चीज़ें हम लेकर के हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर दिया क्या गया है, माध्य बराबर 28.5 और एन बराबर 60, एन बराबर 60 का मतलब योग। ठीक है, ये दे रखा है। तो यहाँ पर हम इस वर्ग अंतराल और सारणी को और सी एफ को बना लेते हैं। तो संचयी बारंबारता देखिए, पहले तो आप वही सारणी बनाएंगे जो दिया गया है, तो ये तो वो सारणी हो गई जो दिया गया है। ठीक है, इसका एन बराबर 60 दिया गया हमारे को योग। अब हम निकाल देंगे संचयी बारंबारता, सी एफ तो आपको निकालना आता है, ये संख्या ऐसी ही जाएगी, अगली संख्या में वो एक्स जुड़ जाएगा, उस अगली संख्या में ये टोटल जुड़ जाएगा, उससे अगली संख्या में ये 15 जुड़ जाएगा, 40 हो जाएगा, उससे अगली संख्या में वाई जुड़ जाएगा तो 40 प्लस एक्स वाई आ जाएगा, उससे अगली संख्या में 5 जुड़ जाएगा तो 45 हो जाएगा। बस ये हमारा संचयी बारंबारता बन गई। यहाँ तक समझ में आ गया, पूरी टेबल बन गई। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे को क्योंकि माध्यक जो है 28.5 दिया गया है, इसलिए माध्यक वर्ग जो है 20 से 30 होगा। देखिए, अब 28 दिया गया है तो 20 से 30 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 25 प्लस एक्स है। ठीक है, तो आपका 20 से 30 हो जाएगा, ये वाला हमारा माध्य वर्ग हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ पर। ठीक है, देखिए, क्योंकि ये दे रखा है 28.5 दिया गया है। ठीक है, और ये जो 40 है ये बहुत दूर है, 25 जो है ये 28 के आसपास है,
क्लियर हुआ? तो इसलिए 20 से 30 हो जाएगा, यानी कि जो हम n/2 निकालेंगे वो 60/2 निकालेंगे, क्योंकि n हमारे पास कितना है, 60 है, तो 60/2 यानी कि 30 निकल गया। और 30 के हिसाब से आप देख सकते हो कि ये वर्ग अंतराल के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। तो 28 कितना आ रहा है, 30 के आसपास, इसीलिए हमने इसको ले लिया। इस तरह से समझ में आ गया आपको। अब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो है इसकी कितनी है, 20 है, लोअर लिमिट है, और हाईएस्ट लिमिट जो है हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें h निकालने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बड़े लिमिट में से छोटे लिमिट को घटा देते हैं। तो 30 में से 20 को घटाओगे तो 10 आ जाएगा। हाइट मतलब दो, इसमें जितनी डिफरेंस है, 10 की इधर भी है, 10 का इधर भी है, सब जगह 10 का डिफरेंस है, तो उसी को हाइट बोलते हैं हम, ठीक है, वर्ग माप जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और आपका जो मैंने बताया कि 28.5 दिया गया है, तो 28.5 जो है 20 और 30 के बीच में इलाई करेगा, 20 और 30 के बीच में इलाई करेगा, इसलिए हमारे पास ये वाला पूरा आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 28.5 क्यों लिया, 20 और 30 के बीच में, क्योंकि ये 20 के आसपास ही बिलोंग कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको लेके एफ को बारंबारता को लेकर के करो, आप सीधा सीधा ये भी कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो बारंबारता होती है उसी को भी लेते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे 20 और 30 के बीच में ही 28 आएगा, बाकी यहाँ पे 28 नहीं आएगा, यहाँ पे 28 नहीं आएगा, तो 28 जो है यहाँ पे आएगा, तो इसी को हमने ले लिया, ठीक है। और लेकर के हमने n तो हमें पता ही था, तो n/2 निकाल दिया। निम्न वर्ग सीमा इसकी 20 मिल गई, और इसका डिफरेंस जो है 10 मिल गया। अब हम क्या है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले जो है संचयी बारंबारता में CF कितना है, तो चलिए देखते हैं। एक्स 5x प्लस एक्स है, ये यहाँ पे x इधर आ गया, यहाँ पे x लिख लेना, यहाँ मतलब एक साथ लिख लेना, 5x प्लस में 5 प्लस एक्स लिखोगे, 5x प्लस एक्स है, इससे पहले क्या है 5 प्लस एक्स, ये वाला लिया हमने, है ना। इसके ऊपर वाला इसके नीचे वाला लेते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आपका 5 प्लस एक्स ले लोगे, और माध्यक वर्ग की बारंबारता जो है वो 20 है, ठीक है। माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है, ये रही 20 है। क्लियर हुआ? यहाँ पे अभी सब कुछ निकल रहा है हमारे पास। अब इसके बाद में आपको माध्यक तो दे रखा है, एल आपने निकाल रखा है, n/2 आपने निकाल लिया था, CF आपने निकाल रखा है, और आपका जो है H अभी अभी निकाला। सारे फॉर्मूले में इसको डाल देंगे, माध्य का फॉर्मूला हमारे पास पता है, ठीक है। हमें निकालना है क्या है इसका, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, तो हमें x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस फॉर्मूले में डाला हमने, इसको पूरे को निकालते हैं। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करते हैं तो x बराबर आएगा 8, x बराबर क्या आया, 8, यहाँ पर आ गया। अब x बराबर 8 आ गया, तो आप चाहें तो यहाँ पर एक x प्लस वाई प्लस जेड का 45 प्लस एक्स प्लस वाई का समीकरण बना हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो इसमें आप x का मान रख दीजिए, x का मान रखोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, ठीक है। तो यहाँ पर जो है x का मान कितना निकाला था, 8, 8 रखा तो y का मान आ गया 7। तो ये था आपका सॉल्यूशन, ठीक है। 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 क्यों आया, क्योंकि हमने n बराबर कितना है, टोटल 60 है, तो ये टोटल किसके बराबर आ गया, 60 के, ठीक है ना, इसीलिए लिया इसको। 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, और x का मान हमने निकाला था तो x का मान रख दिया। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ मैथमेटिक्स का। आपके सारे सब्जेक्ट सॉल्व कर दिए गए हैं, उनको जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके चेक करिए, सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, बस आपको देखने की तैयारी करने की आवश्यकता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।